सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। तो चलिए दोस्तों, अगर एआई को अच्छे से समझना है तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि एआई का क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, अलग अलग फेजेस में हमने क्या क्या काम किया और आज हम किस स्टेज पे पहुंचे। तो आई विल गो वन बाय वन। सो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंस है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग, इनको कोई नहीं जानता, ट्यूरिंग मशीन आपने पढ़ी है ना, सो दैट सेम मशीन इज द आइडिया ऑफ एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग ने क्या किया? एलन ट्यूरिंग वर्क टू क्रैक एनिग्मा कोड दैट वाज यूज्ड बाय जर्मन फोर्सेस टू सेंड मैसेज सिक्योरली। तो ये एक मशीन थी जिसको बोलते थे एनिग्मा, और जर्मन जो फोर्सेस थी, हिटलर वाली फोर्सेस, वो इस मैसेज के थ्रू मैसेज को एनकोड करती थी और कोई इसको डिकोड नहीं कर पा रहा था। जो अलाइन फोर्सेस थी, यूएस, यूके, वो सब बड़े परेशान थे। देन एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाई जिसको बोलते हैं बॉम्ब मशीन। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, हो सकता है आपने देखी हो। जिस मशीन का यूज करके एलन ट्यूरिंग ने इस कोड को, इस साइफर टेक्स्ट को क्रैक किया और अलाइन फोर्सेस को सारे कोड समझ आने लगे। और माना जाता है कि ये मशीन एक बहुत बड़ा कारण थी कि वॉर में हिटलर हारा, वरना हो सकता है हिटलर जीत भी जाता और दुनिया कुछ अलग तरह की दिखती। यस, सो ये एक इंपॉर्टेंट बात। और कहते हैं दैट लेड्स टू द फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग। अब एआई है, न्यूरल नेटवर्क है, मशीन लर्निंग है, ये सब सिनोनिमस टर्म है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका डिफ्रेंसिएशन भी हमें समझ आएगा। अगर एआई की बात करें तो किसको फर्स्ट वर्क माना जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंस्टेंस है। द फर्स्ट वर्क दैट इज नाउ जनरली रिगार्डेड एज एआई वाज डन बाय वॉरेन मैकॉल एंड वॉल्टर पिट्स इन 1943। तो 1943 में इन्होंने एआई पे काम करना शुरू कर दिया था। इमेजिन, अभी इंडिया आज़ाद भी नहीं होता। क्या बेसिक कंक्लूजन थे, क्या सोर्सेस थी? 3 आइडियाज। द नॉलेज ऑफ बेसिक साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। तो हमारे दिमाग में ब्रेन, अब अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे जितना स्मार्ट हो तो ये हमें समझना पड़ेगा ना यार, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो उन्होंने वहीं पे दिमाग लगाया कि जो साइकोलॉजी और जो फंक्शनिंग है ब्रेन्स की, पहले उसको समझेंगे। फॉर्मल एनालिसिस ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक, तो जो लॉजिक्स है ना, ये जो पूरा प्रोपोजिशनल लॉजिक चैप्टर है डिस्क्रीट मैथ्स में आप पूरा पढ़ते हो, उसका इन्होंने डिटेल एनालिसिस किया। एंड देन ट्यूरिंग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो ये तो ऑब्वियसली जो ट्यूरिंग मशीन है द मोस्ट कैपेबल कंप्यूटर, उसकी बात की। और तीनों फाउंडेशन के बाद कुछ की फाइंडिंग्स इनकी रिसर्च में निकल गई। क्या क्या थी? आई विल गो वन बाय वन। दे प्रपोज दैट अ सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन in which each neuron can be characterized as being on and off। तो ऐसे समझो, ये जो डायग्राम है, ये इमेज है एक्चुअल न्यूरॉन की, जो हमारे दिमाग में होता है। न्यूरल नेटवर्क होते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग, डिसीजन मेकिंग, जो भी चीज़ काम होती है वो न्यूरॉन की मदद से होती है। उन्होंने एक आर्टिफिशियल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बनाने की कोशिश की कि क्या मशीन्स में भी न्यूरॉन्स बना सकते हैं और क्या वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दैट इज आइडिया। दे शोड दैट एनी कंप्यूटेबल फंक्शन कैन बी कंप्यूटेड बाय सेम नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड न्यूरॉन्स। तो जैसे ट्यूरिंग मशीन काम करती है, उसी तरह न्यूरॉन्स का भी एक कनेक्टेड नेटवर्क कोई भी फंक्शन कंप्यूट कर सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट suitably डिफाइंड नेटवर्क कैन ऑल्सो रन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज इवन जो हमारी ट्यूरिंग मशीन भी है, क्या वो खुद से लर्न कर सकती है? क्या वो खुद से सेल्फ इंप्रूव कर सकती है? नहीं कर सकती है ना। बट ये जो मशीन्स थे, ये जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क था, ऑब्वियसली 1943 में हमने कोई बहुत एडवांस सिस्टम नहीं बना लिया था, बट इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर सही से ट्रेनिंग की जाए और काम किया जाए तो दे में ऑल्सो सेल्फ इम्प्रूव। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या क्या हुआ। 1946 की भी हमने बात की। 1915 में खुद एलन ट्यूरिंग ने क्या किया, एक आइडिया प्रपोज किया जिसको बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस में। ये कोई सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन एक तरह का टेस्ट, जिसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट। ये एक तरह का टेस्ट है जो डिसाइड करता है कि आपने जो भी रोबोट बनाया, जो भी मशीन बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया, वो एआई के कितना क्लोज है। कैसे? बात समझाता हूँ। सो आइडिया वॉज it was designed to provide a satisfactory operational definition of intelligence। क्या definition थी? So a computer passes a test if a human interrogator after pausing some writing questions cannot tell whether the written response come from a person or from a computer। तो इसको आप ऐसे समझो, ये इंटरव्यूअर है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, बीच में एक सेपरेशन है, दीवार है, और यहाँ पे 2 लोग हैं। एक तरफ एक इंटेलिजेंट मशीन है, इट कुड बी अ रोबोट और सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर इट इज, जैसा आप इमेजिन करना चाहो, एंड एक तरफ ह्यूमन है। अब
ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, है ना, और इसको नहीं पता जो हमारा इंटेरोगेटर है कि जो रिस्पॉन्स है वो किससे आ रहा है, तो रिस्पॉन्स ह्यूमन से आ रहा है कि इंटेलिजेंट मशीन से आ रहा है। और अगर ये इस बात को आइडेंटिफाई कर ले कि यार ये रिस्पॉन्स ह्यूमन से और ये रिस्पॉन्स इंटेलिजेंट सिस्टम से है, आप भी तो समझ सकते हो ना, जैसा आप अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन का आंसर कौन, एज अ टीचर फॉर एग्जांपल मैं गेस कर सकता हूँ कि कौन सा आंसर सच में चैट जीपीटी ने लिखा है और कौन सा आंसर सच में स्टूडेंट ने लिखा है, वो वाला आइडिया है। लेकिन जब ये डिफरेंस इतना क्लोज हो जाए कि इंटेरोगेटर बता ही नहीं पा रहा कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, दैट इज दो क्लोज कि कौन सा कंप्यूटर का और कौन सा ह्यूमन का है, तो हम मानते हैं कि वो जो सिस्टम है वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर गया। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस और एआई कि यार ऐसा सिस्टम बनाना है पहले जो कम से कम ट्यूरिंग टेस्ट पास कर सके, है ना। तो दैट इज अ फिलॉसफी, दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, तो इंपॉर्टेंट है ये। 1950 में ही मार्वन मिन्स्की एंड डीन एडम्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्ड किया फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। तो अभी तक तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंप्यूटर थे वही थे। अब ऐसा नहीं है कि सर ये क्या कर सकता है, बात ये नहीं कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, बात ये कि न्यूरल नेटवर्क का यूज करके भी कंप्यूटर बनाया जा सकता है। इट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रोटोटाइप जो 1915 में बनाया गया था, Y5050 द SNARC, यस ये इसका नाम था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर आगे बढ़े, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टर्म कहाँ से आई, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं 43 से काम होना शुरू हुआ। नाउ लुक एट दिस, सो द टर्म एआई वाज कॉइन्ड इन 1956 बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ एआई। सो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इन्होंने ही ऑर्गेनाइज की थी अलॉन्ग विद सम साइंटिस्ट, ही वाज ऑफन नोन एज फादर ऑफ एआई। और 1958 में एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एआई में बड़ा काम आती थी, लिस्प, वो भी इन्होंने डेवलप की। तो ही वाज द फर्स्ट वन टू कॉइन दैट टर्म एआई। और जो स्टार्टिंग की डिस्कवरीज थे, जो एआई के जो पूरी लाइफ है ना, उसको अलग अलग सेशंस में बांटा जाता है। तो 1952 से 1969 तक जितने बड़े कंट्रीब्यूशन थे उसमें जॉन मैकार्थी का एक बड़ा हाथ था। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ समय आता है इसमें क्या बोलते हैं, समर्स एंड विंटर वाला आइडिया है, एआई विंटर 1974 टू 1980। बेसिकली आइडिया वॉज कि जब कोई नया फील्ड प्रमोट होता है ना, सब लोगों का बड़ा ध्यान होता है, हम रिसर्च में पैसा लगा रहे होते हैं कि यार कुछ बढ़िया निकल के आएगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन आर ऑन द नेक्स्ट लेवल। बट कभी कभी होता है कि लोग जितने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लिटरली उतना कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट आता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कुछ टाइम को हम बोलते थे लाइक एआई विंटर। तो ये वो टाइम था जहाँ पे क्रिटिसिज्म, फाइनेंशियल सेटबैक्स ज़्यादा थे, यानी कि रिसर्च में पैसा ज़्यादा लग रहा था, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा था, लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक तो थे बट काइंड ऑफ रिजल्ट्स उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं एआई विंटर्स। तो अप एंड डाउन सब में होंगे। एंड देन अगेन आफ्टर 1980, ये इस तरह का ग्राफ भी आप देख सकते हो टाइम के हिसाब से, 1980 देयर वाज अ बूम इन एआई और एक नया कंसेप्ट दुनिया में आया, दैट वाज एक्सपर्ट सिस्टम्स। आज भी बहुत सारे कॉलेजेस में एआई में एक्सपर्ट सिस्टम अपन पढ़ते हैं। तो ये क्या है, जैसे आजकल हम बॉट कहते हैं ना, बॉट कि मान लीजिए स्विगी है, जोमेटो है, जितनी भी आजकल आप एप्लीकेशन है, आप देखते हो कि आप जब बात करना शुरू करते हो तो एक ऑटोमेटेड मशीन आपसे बात कर रही होती है ना। अगर कन्वर्सेशन एक स्टेप के बाहर जाता है जहां बॉट अनेबल होता है आंसर करने के लिए, तब ह्यूमन बीच में आता है। तो उसी तरह के एक्सपर्ट सिस्टम थे। सो एक्सपर्ट सिस्टम वाज अ प्रोग्राम दैट आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर डोमेन यूजिंग लॉजिकल रूल डिराइव फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स। तो मान लीजिए स्विगी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉट की ट्रेनिंग कर दी 5-6 महीने बैठा के, किस तरह के क्वेश्चन लोग पूछते हैं, मेरा ऑर्डर टाइम पे आया है कि नहीं आया, मेरे को रिटर्न करना है, इस तरह के 500-700 क्वेश्चन है, और ये होगा तो क्या करना है, ये होगा तो क्या करना है। अगर उसके बाद कोई मोस्ट ऑफ दी चीज़ों में क्या होगा कि बॉट आंसर करके पूरा गेम कंप्लीट कर देगा और ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, कंपनी का कितना ह्यूमन रिसोर्स बचेगा, कितना पैसा बचेगा। सो दैट वाज आइडिया। और आजकल हर कंपनी ये कर रही होती है ना, कोई भी अच्छी कंपनी देखोगे तो ये वो टाइम था बूम होने का। देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो जो जिसको माइलस्टोन्स मानते हैं। इन 1997 आईबीएम का एक सॉफ्टवेयर था, एक प्रोग्राम था डीप ब्लू, जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव, सो ही वाज लाइक अ लेजेंडरी, अगर आप थोड़ा चेस फॉलो करते तो ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा, उन्होंने उस गेम ने डीप ब्लू ने जो वर्ल्ड चैंपियन था चेस का उसको हरा दिया। और चेस को आमतौर पे मानते हैं कि बड़ा माइंड गेम है ना, एंड राइटिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वर्ल्ड चैंपियन को हराए, इट वाज कंसिडर्ड एज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन था कंप्यूटर की कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। देन इन 2005 स्टैनली
ये एक सेल्फ ड्राइविंग कार थी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप की, और कोई रेस होती थी DAR डार्पा ग्रैंड चैलेंज, वो इस कार ने जीत लिया। यानी कि कुछ गाड़ियाँ इंसान चला रहे थे, इस कार को एक सॉफ्टवेयर चला रहा था और ये कार जीत गई। और ये तो उस समय रिसर्च लेवल पे था 2005। आजकल तो आप देखते हो यूएस वगैरह में टेस्ला और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो सेल्फ ड्राइविंग कार बना रही हैं और ठीक ठाक लेवल पे वो चल भी रही हैं। ये आइडिया था। देन इन 2001 IBM's वॉटसन विल्म जेपॉर्डी, तो ये गेम होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दिस इज आई थिंक अबाउट स्पेलिंग और वट एवर इट इज़ इंग्लिश, बट इस गेम में भी जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करने की जो कैपेबिलिटी है, स्पेलिंग्स एंड ऑल इंग्लिश वगैरह का, आई थिंक ऐसा कुछ गेम ये है। उस गेम में भी ये जो हमारा सॉफ्टवेयर था वॉटसन, ये जीत गया और उसने वर्ल्ड चैंपियन को, जो लास्ट चैंपियन था, उसको हरा दिया इन 2015। ये सब बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। मतलब आजकल तो हम मानते हैं कि हाँ कंप्यूटर कैपेबल है, बट एक टाइम तक ये भी था ना कि नहीं नहीं, अल्टीमेटली तो ह्यूमन ही बैटर करता है। बट अभी मोस्ट ऑफ द फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम जो हैं, AI सॉफ्टवेयर जो हैं, वो ऑलरेडी ह्यूमन को बीट कर चुके हैं। तो लुक एट दिस, ये एक ब्रेकिंग थ्रू डीप लर्निंग अकर व्हेन अ न्यूरल नेटवर्क wins ImageNet competition significantly improving the state of image recognition। तो अलग अलग चीज़ों में इमेज रिकॉग्निशन कंपटीशन होता था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ह्यूमन का जो एरर रेट था वो था 5% एरर ह्यूमन करते थे। 2014 से पहले जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स थे इमेज पे काम करने वाले, ह्यूमन से बेटर नहीं थे। बट देन यू सी इन 2015, 16 एंड 17, अभी तो ये और इम्प्रूव हो गया होगा, 17 तक ऑलरेडी ह्यूमन से आधे से भी कम एरर वाले सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आ चुके थे। तो यहाँ भी हम मानते हैं इनकी कैपेबिलिटी। इन 2018 गूगल्स AlphaGo बीट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ गो प्लेयर ली सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गेम। तो ये एक तरह का आई थिंक आप मान सकते हैं कोरियन चेस होता है, जिसमें बहुत सारे मार्बल्स होते हैं, वाइट और ब्लैक कलर के, उनकी पोजिशनिंग का कुछ गेम है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इट इज़ इवन मोर कॉम्प्लेक्स देन चेस, है ना, इसीलिए थोड़ा समय लगा। बट इन 2016 इसका जो वर्ल्ड चैंपियन थे ली, इनको भी उस सॉफ्टवेयर ने, जिसका नाम था AlphaGo, गूगल का सॉफ्टवेयर, उसने हरा दिया। सो दैट इज इट। एंड देन 2018 OpenAI GPT शोकेस अ लीप इन नेचुरल नेटवर्क प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। और आजकल तो मतलब इट वाज फ्रॉम 2018, बट इतना पॉपुलर नहीं था, इतना कैपेबल भी नहीं था। बट समय के साथ इसने जितना इंप्रूव किया, तो आजकल तो मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट कम्युनिटी में कि कितना इंपॉर्टेंट है। इवन हम लोग भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक चीज़ को और अच्छे से कैसे लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और बहुत सारी नॉलेज है ना कंक्लूड करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुड आई गिव अगेन, यही है, अगर AI की बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक लेक्चर देना है, एंड देन जस्ट यू आस्क ChatGPT राइट ए 300 और 500 वर्ड्स essay on AI, including the paragraph like history and current status and advantages and disadvantages and future work and conclusion, ये विद इन 5 सेकेंड्स बना के आपको दे देगा, जिसमें सारे एग्जाम्पल, सब चीज़ें, सब कुछ होगा, है ना। तो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। नाउ अब थोड़ा सा हिस्ट्री हमने समझ ली, एक आइडिया में समझ आ गया, तब आपको ये समझ आ गया कि ऑलरेडी हम इस फेज में तो अब नहीं है कि AI काम की चीज़ है कि नहीं है। AI बहुत काम की चीज़ है, और फिलहाल तो इट्स लाइक एकदम रिवोल्यूशन हो रहा है। हम है ना 2024, 23, 25 के एरिया में बात कर रहे हैं, बहुत रिवोल्यूशन हो रहा है। फ्यूचर में अब क्या क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है ना। तो 2-3 स्टैंडर्ड टर्म्स पहले समझ लेते हैं, इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन के केस में हम शब्द यूज करते हैं इंटेलिजेंस, और यहाँ कंप्यूटर के केस में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझते हैं इसको। सो इंटेलिजेंस इन जनरल इज अ एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी बोलते हैं ना यार ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ये आदमी बड़ा इंटेलिजेंट। तो क्या कह रहा है, एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। तो जो नॉलेज और एबिलिटीज है, जो स्किल सेट है, पहले तो उसको सीखना और जरूरत पड़ने पे उसको अप्लाई करने की अकल रखना, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस। इसको हम इंटेलिजेंस कह के बुला रहे हैं। एंड वी ऑल्सो, हमें क्या, हमारा नाम क्या है, वी आर नोन द साइंटिफिक नेम ह्यूमन का होमो सेपियंस, एंड होमो मीन्स मैन, इवन सेपियन मीन्स वाइज, विजडम, विवेक जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो हमारी जो बुद्धि है वही हमें बाकी जो एनिमल किंगडम है, जानवर हैं, उनसे अलग करती है। So it is because of our intelligence it is so important to us. For thousands of years we have tried to understand our brain functions and the field of AI goes beyond it. अब इस बात को समझना है, जैसे जैसे ह्यूमन के इवोल्यूशन हुआ, हमारा दिमाग बहुत तेजी से बढ़ा हुआ, और इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स और क्या क्या चीज़ें जिसने हमें स्मार्ट बनाया। अब AI का फील्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है,
अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि यार इसको स्टडी करते हैं, बट एआई की जब हम बात करते हैं तो सवाल सिर्फ स्टडी करने का नहीं है, सवाल ये भी है नॉट ओनली अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड बट ऑल्सो ट्राई टू बिल्ड इंटेलिजेंट एंटिटीज। क्या हम मशीन यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करके इस तरह के एंटिटीज बना सकते हैं क्या, विच वर्क्स एज अ ह्यूमन ब्रेन, इवन थोड़ा लिटिल लेस देन ह्यूमन ब्रेन, या फ्यूचर में मे बी गॉड नोस बेटर देन ह्यूमन ब्रेन। सो दैट इज ऑल अबाउट जो एआई में हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिक डेफिनेशन पे जाऊं, देयर इज नो universal accepted definition of AI in general, refers to simulation of human intelligence processes by machine, especially computer systems। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको सिमुलेट करना, इस तरह से बिहेव करना, ऐसा दिखावा करना, हालांकि अभी हम ये मान रहे हैं कि वो एग्जैक्टली उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, इसलिए हम मशीन के लिए आर्टिफिशियल शब्द यूज कर रहे हैं, है ना, कि इट मस्ट लुक लाइक अ इंटेलिजेंट सिस्टम, बट एक्चुअली वो उतना इंटेलिजेंट होगा नहीं, वो बहुत सारी चीजें रट के बोल रहा होगा, बाय मशीन इन स्पेशली बाय कंप्यूटर सिस्टम। बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, है ना। अब एआई अपने आप में कोई सिंगल चीज नहीं है, सो इट इंक्लूड वेरियस सब फील्ड्स लाइक मशीन लर्निंग, वेयर मशीन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, विच इज ऑल्सो इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस। आप देख रहे हैं समय के साथ ह्यूमन या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो इतना अच्छा हो गया, पहले किसी किसी फोन में ऑप्शन आता था, अगर आपको याद हो कॉन्टेक्स्ट में, कि आप नाम बोलेगा नंबर डायल करेगा, वो भी गलत ही करता था। बट आजकल आप YouTube को देख लो, लाइक मोस्ट एवरीबडी इज यूजिंग वॉइस सर्च, है ना। चाहे वो बड़े लोग हैं जो बहुत एजेड हैं, वो उनको भजन सुनना है, वॉइस सर्च कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको कार्टून देखना है, वो वॉइस सर्च कर रहे हैं, तो और वो बहुत अच्छे से समझ भी रहा है बात। तो इसका मतलब जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो समय के साथ बहुत इंप्रूव हुई है, which is also about interaction of human languages and computer vision, where AI interprets and understand the visual data। आजकल images काम करना, गूगल लेंस आपने कभी यूज किया गूगल फोटोज के अंदर, आप कोई भी फोटो क्लिक करो, उसमें कोई बिल्डिंग है, वो कहाँ पे है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ निकाल के दे देता है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। कौन कौन से सेक्शन है, तो एक बड़ा काम जो एआई से हम कराना चाहते हैं फ्यूचर में, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? सो एआई इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्म टास्क दैट वुड रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। कौन कौन से टास्क हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपसे बात कर रहा था, स्पीच रिकॉग्निशन करना, हाँ, इमेज रिकॉग्निशन करना, डिसीजन मेकिंग करना, किस स्टेज में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एआई की मदद से हम ये ले सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, वर्ड में इतना बड़ा बैरियर है लैंग्वेज ट्रांसलेशन कि हम हम यूरोप में जाते हैं, हम अफ्रीका में जाते हैं, हम जापान में जाते हैं, लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो पहले पॉसिबल नहीं था। अभी गूगल ट्रांसलेट है और बहुत सारी ऐप्स आजकल आ गई हैं, इवन रन टाइम पे मैं बोलता हूँ तुरंत उसका कन्वर्सेशन आता है, मैं बोल के उनको सुना देता हूँ, इवन वॉइस भी वहाँ पर आ गई है। सो एआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देन ट्रेनिंग करना। अब मशीन्स को भी एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या मैं समझाता हूँ, क्योंकि अभी जो स्टेजेस है, ह्यूमन रिलेटिवली इज मोर इंटेलिजेंट आज के टाइम पे, और ह्यूमन किसी चीज़ को सीखता है, रिलेटिवली जल्दी सीखता है, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारी एक एज है, एक लेवल के बाद गेम ओवर, और जब आपका गेम ओवर हुआ आपकी इंटेलिजेंस कहीं ट्रांसफर नहीं हुई। बट मशीन्स में ऐसा नहीं है, दे टेक टाइम टू लर्न, बट जितना आप सीखते जाओगे वो कभी खत्म तो होना नहीं है, मशीन नेवर डाइज, तो दैट लर्निंग और दैट सॉफ्टवेयर विल कीप ऑफ इंप्रूविंग विद टाइम। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं एआई सिस्टम्स आर ट्रेन्ड यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जितना ज़्यादा डेटा सेट उनके पास होगा उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग उनकी हो जाएगी कि किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है, कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस AI used for recognizing speech would be trained on a large database spoken a language। और ये फैक्ट है, एक शब्द को बोलने के अलग अलग, हिंदी ही है मान लीजिए, तो आप होता है ना कि 50 किलोमीटर्स यू ट्रेवल, और डायलेक्ट जिसे बोलते हैं, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है, तो एक शब्द को बोलने के 1000 तरीके हो सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा मशीन को ट्रेन करोगे, मशीन उतना ज़्यादा वो वेरिएशन को समझने लगेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही है मशीन लर्निंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एआई यूज इन टूडेज बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग, वेयर जैसे जैसे आप मशीन को ट्रेन करते जाते हैं, आगे इसमें भी और डिटेल में बात करेंगे, विद टाइम मशीन गेट मोर एंड मोर स्मार्टर विद द डेटा दे गेट।
तो ये बात हो गई। न्यूरल नेटवर्क की ऑलरेडी मैं बात आपसे कर चुका हूँ कि वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, और उसी तरह का इस आगे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत शानदार तरीके से, और इसी तरह का नेटवर्क हम बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जहाँ पे दीज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स वर्क लाइक ह्यूमन न्यूरॉन्स, और अकॉर्डिंगली वो कोई भी कंप्यूटेशन, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, हर चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग हम उसे कैसे ट्रेन कर रहे हैं। तो अगर कंक्लूजन करूँ, वैसे तो आई थिंक अभी तक आप सब लोग कन्विंस हो गए होंगे कि एआई नॉट जस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, इन जनरल कितना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल सो AI has many potential benefits such as improving efficiency and productivity, making faster and more informed decisions and performing tasks that are dangerous to humans. So बहुत सारे important point बोले। बात ये नहीं कि ये exactly पूरा काम खुद से कर सकता है कि नहीं। Improving efficiency and productivity, making faster and more informed decisions. मैं अपने केस में बोलता हूँ, कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, बनाता तो मैं पहले भी, बट मेरे को रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगता। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एआई मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल यूज़ कर पा रहा होता हूँ विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, मैं अच्छे अच्छे केसेस समझ पा रहा होता हूँ, वो वाली चीज़ है। तो बहुत एडवांटेजेस है। बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे डायरेक्ट ह्यूमन के लिए काम करना बहुत डेंजरस है। आज मशीन, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काम कर रहे हैं। द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एआई इज वास्ट विद ongoing research in the field like self-driving cars, voice assistance, predictive healthcare and many more. So there are infinite areas जहाँ पे हम सोच भी नहीं पा रहे यार कि हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, ये समझिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। एआई के अंदर हम जो मशीन्स है ना, उसको आमतौर पे 4 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। वो क्या क्या 4 टाइप है समझते हैं। सबसे पहले हमारा रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव मशीन्स क्या है? सो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, सबसे बेसिक टाइप का जो एआई है वो रिएक्टिव मशीन है। दे कैन रिएक्ट टू स्पेसिफिक सिचुएशन ऑन इनपुट्स बट डू नॉट हैव मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंस टू इन्फ्लुएंस द डेटा। हाँ, तो किसी इंस्टेंस पे क्या, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा गेम था IBM वाला, तो किसी इंस्टेंस पे क्या मूव लेना है ये इसका अपना कुछ कैलकुलेशन करके बताएगा, बट ना तो उसको कुछ अपनी प्रीवियस हिस्ट्री याद रहती कि पहले आपने क्या किया था, कितने गेम पहले मैंने क्या किया था, ना ही करंट डेटा से ये फ्यूचर में कुछ सीखने वाला है। तो सबसे सिंपल मशीन है, जो फिलहाल सिचुएशन उसके हिसाब से अपन ने उठा के रिएक्ट कर दिया। तो डीप ब्लू जो हमारा चेस वाला गेम है वो उसी का एग्जाम्पल है। यस, अगला जो है हमारे वो आ जाता है लिमिटेड मेमोरी मशीन्स। अब ये कौन से मशीन्स है? इनके पास मेमोरी है। सो दीज एआई सिस्टम्स कैन यूज पास्ट एक्सपीरियंस और हिस्टोरिकल डेटा टू मेक करंट डिसीजंस। तो पास में हमने क्या, अब जैसे कार ड्राइविंग है, गाड़ी किसी इंस्टेंस में फॉर एग्जांपल सामने कार आती है, सोचा मेरे को लेफ्ट लेना है, बट कितना लेफ्ट लेना, तो हो सकता है ऐसे 10 लाख बार वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुका, उसका क्या रिजल्ट था उसको याद हो, और उस बेस पे जो अपना डिसीजन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करे। तो ये यहाँ पर है, दे हैव अ टेम्परेरी और लिमिटेड मेमोरी टू स्टोर पास्ट इन्फॉर्मेशन प्रेडिक्शंस। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, और कार के केस में भी यही बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मशीन और सॉफ्टवेयर सीखता जाएगा फ्यूचर में उतना ही बेटर एक्शन वो लेगा। यस, तो लिमिटेड मेमोरी मशीन्स हमारे पास है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ माइंड मशीन्स। अब ये क्या चीज़ है? अब हम एक नंबर आगे जा रहे हैं। देयर आर मोर एडवांस टाइप ऑफ एआई दैट रिसर्चर आर स्टिल वर्किंग टू डेवलप। तो अभी एक्चुअली हमारे पास नहीं, बट व्हाट इज दिस? दीज सिस्टम्स वुड अंडरस्टैंड इमोशंस, पीपल्स बिलीफ एंड बी एबल टू इंटरेक्ट सोशली। तो हर किसी की अलग बात है। सोचो, अगर कोई एआई सिस्टम है वो दादी से बात कर रहा है, तो दादी के सोशल बिलीव्स अलग हैं, उनका बचपन अलग तरीके से बीता है, उनके धार्मिक बिलीव्स अलग हो सकते हैं, तो उनके इमोशंस को समझ के उनके हिसाब से बात करना, ये वाला। या कोई बच्चा है, उसके थॉट प्रोसेस अलग है, उसकी डिमांड अलग है, उसके लाइफ को जीने का तरीका अलग है, उसके हिसाब से बात करना। सो मोर एडवांस सोशल असिस्टेंस, पर्सनल असिस्टेंस कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ये तो इतना बड़ा आइडिया है। अब जैसे एक टाइम के बाद आजकल अकेले रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग अपना समय कैसे काटे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे। तो देयर अ कार्ड, लोग पेट्स पालते हैं, कुत्ते पाल रहे हैं, बिल्लियाँ पाल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक आइडिया ये कि लोनलीनेस से बचने के लिए। बट इमेजिन एक ऐसा असिस्टेंट हो आपके साथ जो हमेशा आपसे बात कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, गलत चीज़ों से बचा सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज सेल्फ अवेयर एआई। तो ये तो भी एक तरह का फोर्थ स्टेज, फ्यूचर है, जहाँ पर this is like most advanced form of AI which is still theoretical and not yet realized. तो अभी ऐसा कोई physically है नहीं, it is just like an idea. These systems would have their own consciousness, self awareness and emotions.
तो अपनी कॉन्शियसनेस ही तो हो सकता है एआई को भी लगे तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, तुमने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, तुमने मुझ पर टोंट किया क्या, लाइक दिस। तो होना चाहिए एंड दे वुड बी स्मार्टर एंड मोर कैपेबल देन ह्यूमन माइंड एंड इट इज अ बिग डिबेट कि जो 4th स्टेज वाली मशीन्स हैं इनको हमें परस्यू करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे एलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा, टेस्ला एंड ऑल जो सब जिसके मालिक हैं, वो ये बोलते हैं कि दिस इज वेरी डेंजरस और इस यहाँ हमें टच नहीं करना चाहिए वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ समय के बाद हो सकता है मशीन्स हम पे एक्चुअली रूल करने लगे। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।